जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है कि फिर से इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर के आए हैं और अगर आपने इकोनॉमिक्स का पहला क्लास नहीं देखा है तो जा करके उसको देख लें ताकि आगे समझने में आसानी हो। और इसमें जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स से, इसमें आपका सारा जो है कि जानकारी मिल जाएगा। और अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए। तो हम ऑल सब्जेक्ट में जो है कि फाउंडेशन बैच लेकर के आते हैं। और अगर ये बैच आप पूरा वो भी बिल्कुल फ्री, और अगर ऐसे आप इस क्लास को ले लेते हैं तो आपका मतलब कोई सभी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने दरअसल इकोनॉमिक्स का पहला क्लास जो लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लें ताकि आगे समझने में आसानी हो। हम इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं कि अर्थशास्त्र में जो है कि अर्थशास्त्र कहते पहले किसको है, तो अर्थशास्त्र उसे कहते हैं जो लिमिटेड साधन से आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित या उत्पादन या ज़्यादा विकास कैसे कर सकते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और वही अर्थशास्त्र का अगर जनक पूछेगा, यानी जनक यानी पिता कौन है, तो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन वही अगर भारतीय अर्थशास्त्र का जनक अगर पूछेगा तो विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। हम इसमें लिखेंगे कम क्योंकि हम ऑलरेडी पिछला क्लास में बता दिए हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए। वही अर्थशास्त्र में अगर छोटा मोटा विकास देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र में अगर छोटा मोटा विकास देखने को मिलता है तो उसे मैक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। वही लेकिन अगर अर्थशास्त्र में बड़ा विकास देखने को मिलता है तो उसे हम माइक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। मैक्रो में जैसे हो गया कि आपके घर का आर्थिक स्थिति सही हो गया या आपके परिवार का आर्थिक स्थिति सही हो गया, उसे क्या कहेंगे, हम मैक्रो शब्द से संबोधित करेंगे। लेकिन वही अर्थशास्त्र में अगर बड़ा विकास हो जाए तो उसे किससे संबोधित करते हैं, तो माइक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। तो जैसे में अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो जैसे कि देश का विकास हो गया या किसी जो है कि देश का विकास हो गया, या फिर जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी एक प्रकार का बड़ा विकास देखने को मिलता है इससे, तो ये जो है इसके अंतर्गत माइक्रो शब्द के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो लाभ होता है हमें किन किन क्षेत्रों से होता है। तो दरअसल अर्थशास्त्र में जो लाभ हमें होता है वह बेसिकली 3 क्षेत्र से होता है। क्षेत्र को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्षेत्रफ कहा जाता है, क्षेत्रफ, ठीक है, जिसे हम सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। तो अर्थशास्त्र में जो है कि 3 क्षेत्र से लाभ होता है। जो पहला जो है कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा देखते हैं। तो पहला जो है हमारा वह है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। और इसमें जो है कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है हम ऑलरेडी बता दिए हैं, जिसके अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, और कृषि आता है, पशुपालन होता है, और मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन को मुर्गी पालन और बत्तख पालन के भी नाम से जानते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसको है, प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिससे मानव का जीवन पर पूर्ण रूपेण जो है प्राकृतिक के ऊपर निर्भर करता है। प्राकृतिक के बिना हम उस पर कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बता ही दिए, किसी कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन या बत्तख पालन को हम कुक्कुट पालन के भी नाम से जानते हैं। और खनन के दौरान अगर कोई बहुमूल्य वस्तु निकला, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने बताया था द्वितीय जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर उसे कहते हैं कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वस्तु का उत्पादन हुआ उसे मानव जीवन में और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करके उसे जो है मानव के लिए उपयोगी बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया कि हम खेत में जो कृषि करते हैं उसके दौरान हम क्या करते हैं, गेहूं या चावल का धान का उत्पादन करते हैं, उसे मनुष्य के लिए और उपयोगी वस्तुओं में बदलना। जैसे हो गया कि आटा बनाना हो गया या बिस्किट बनाना हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको आटा चक्की में लेके जाएंगे, वहाँ से फिर क्या करेंगे, हम कल कारखाने में भेजेंगे। तो वो जो निर्माण कहीं, इसका मतलब ये अगर कहीं पर प्राथमिक क्षेत्र को और उपयोगी वस्तुओं में बदलना, उसे क्या कहेंगे हम, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे हो गया कि वहाँ पर क्या होगा, कोई भी चीज़ का निर्माण होगा या तो फिर अगर विनिर्माण होगा, ठीक है, गेहूँ को आटा में बदलना होगा तो वह हम आटा चक्की के पास लेके जाएंगे, जिसे हम उद्योग सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। और जो है कि इसमें जो है कपड़ा, दरअसल ये ताली का आवाज़ इसलिए है क्योंकि राजस्थान जो है मैच आपका जीत चुका है। राजस्थान और क्या कहते हैं, बेंगलोर का टीम था जिसमें आपको पता है कि राजस्थान जीत गया है। और बेंगलोर जो है, आपको पता है कि बेंगलोर जो है ना, आरसीबी, ये सिर्फ हारने के लिए बना है, ठीक है ना। आरसीबी जो है सिर्फ हारने के लिए ही बना है। बेकार को चेन्नई को हराया, उसी दिन इसको हार जाना था। लेकिन छोड़िए ये सब बात, खुद तो बाहर गया, दूसरे को भी बाहर लेके गया। खैर ये सब बात हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा काम था
कि कोई भी चीज़ का निर्माण या विनिर्माण हुआ तो वह जो है कहाँ पर चला जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में चला जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर इसमें क्या होगा कि तृतीयक क्षेत्र हम देखते हैं किसे कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को दरअसल सहयोग प्रदान करना होता है। जैसे कि एक तरह से तृतीय सेक्टर को हम सेवा सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जैसे परिवहन हो गया। सपोज दैट हम आपको बताए थे कि आप खेत में जो है कि आप मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किए हैं और वह ट्रक लेकर के जा रहा है किसी उद्योग में, यानी कि कल कारखाने में लेकर के आटा बनाने के लिए, और वो वाहन वाला क्या किया, वह ठोक दिया किसी व्यक्ति को, यानी एक्सीडेंट कर दिया। तो ये एक तरह से सेवा कर रहा था, वाहन लेके जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था। वो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ का पब्लिक लोग क्या किया, पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को जैसे फ़ोन किया तो वह जो फ़ोन किया वह क्या हुआ, टेलीकम्युनिकेशन, यह एक प्रकार का सेवा प्रदान किया। जैसे पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आई, पुलिस भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वह भी आपका एक प्रकार से सेवा कर रहा है। पुलिस आई, पुलिस फिर टेलीकम्युनिकेशन का प्रयोग करके एम्बुलेंस को फ़ोन करेगी, एम्बुलेंस वाला आएगा, वो भी आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर एम्बुलेंस कहाँ लेके जाएगा, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल लेके जाएगा, वह वहाँ भी एक प्रकार का सेवा हो रहा है। और अस्पताल में आपको डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर ने बताया, मान लीजिए कि आपको 1000, 10,000 या लाख रुपये का खर्च आएगा, आपका पैर टूट गया है, किडनी खराब हो गया है, या फिर जो भी कुछ समस्या है ये हो गया है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त। आप तो ऑलरेडी पैसा लेकर के जाते नहीं है, गए नहीं होंगे, क्योंकि अचानक एक्सीडेंट तो अचानक ही होता है। तो वहाँ पर जैसे आप जाइएगा तो आप अपने घर में फ़ोन कीजिएगा, फिर टेलीकम्युनिकेशन कीजिएगा का प्रयोग करके घर में बताइएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, जो हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो पैसे आपके घर में भी नहीं होता है, तो आप सीधे कहाँ जाएंगे, बैंक में भी एक प्रकार का सेवा हो रहा है। वहाँ पर आपको क्या हुआ, बैंक से पैसा निकालेंगे और फिर डॉक्टर को देंगे। तो कहने का मतलब ये सब जो है एक तरह से क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र दरअसल जो है कि बहुत सारी चीज़ आते हैं इसके अंतर्गत। परिवहन हो गया, पुलिस हो गया, अस्पताल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बैंक हो गया, डाकघर हो गया, शिक्षा हो गया, हम आपको बता रहे हैं, यानी कि हम सेवा आपको दे रहे हैं, ये भी आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, डॉक्टर हो गया, नौकरी, बिजनेस, दुकान, वैज्ञानिक, हीरो, होटल, पेट्रोल की बिक्री, सब्जी, सर्कस, LIC डीलर, न्यूज़ चैनल, ये सब जो है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसे तृतीय क्षेत्र यानी दरअसल क्या बोलते हैं, सेवा सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तो आप समझ में आ गया होगा। और अब इसमें हम जो बताए थे कि क्षेत्र जो 3 प्रकार का होता है, तो ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो हमने पढ़ा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। क्या होता है, स्वभाव, जिसे हम नेचर के भी नाम से जानते हैं। तो यानी कि इसका स्वभाव कैसा है, वह जिस भी क्षेत्र से लाभ हो रहा है तो उसका स्वभाव कैसा है, प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है तो वो जो है कि द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, वह इसका कैसा हो गया, स्वभाव है। अब हम देखते हैं कि इसका शर्त, दूसरा जो है क्या है, क्षेत्र जो है वह शर्त है। तो शर्त को हम समझते हैं क्या, शर्त को हम बेसिकली टर्म एंड कंडीशन के भी नाम से जानते हैं। तो इसको हम फिर से लिख दें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दरअसल हमने बताया था, तो क्षेत्र जो होता है 3 प्रकार का। एक शर्त क्या होता है, क्षेत्र में क्या होता है तो क्षेत्र दरअसल क्या था, एक क्षेत्र था, एक स्वभाव था, एक दूसरा था शर्त, और तीसरा जो था स्वामित्व। यानी क्षेत्र में स्वभाव में पढ़ लिया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हम देखते हैं शर्त में होता है टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। यानी हमें जिस भी क्षेत्र से आ रहा है लाभ, यानी अर्थशास्त्र में जिस भी क्षेत्र से लाभ आ रहा है, अब इसमें देखते हैं शर्त में होता है। शर्त जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। शर्त 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है उसको देखते हैं। शर्त में होता है पहला कि संगठित, ठीक है, और दूसरा होता है असंगठित, संगठित और असंगठित होता है। तो संगठित उस क्षेत्र को कहते हैं जिसका कि टाइम, ठीक है, टाइम हो गया, वेतन हो गया, टाइम फिक्स होता है, वेतन फिक्स होता है, अवकाश यानी छुट्टी का टाइम फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, संगठित कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक प्रकार का सैनिक हो गया, आप देखिए सैनिक हो गया या कहीं पर सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं आप, या कहीं पुलिस में नौकरी है या बैंक में नौकरी है, तो वह क्या एक प्रकार का संगठित क्षेत्र है। क्योंकि बैंक जाने का आपका टाइम फिक्स है, उसका लंच का टाइम फिक्स होता है, आपका क्या बोलते हैं छुट्टी का टाइम फिक्स होता है, तो वह एक प्रकार का क्या है, फिक्स है। और उसमें आपको फिक्स सैलरी मिलता है, उसमें कब छुट्टी है, कब अवकाश करना है, ये सारा जो है ऑलरेडी कैलेंडर उसका जारी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका टाइम फिक्स है, वेतन फिक्स है, अवकाश यानी छुट्टी का टाइम फिक्स है, उसे क्या कहते हैं, संगठित। और एक होता है असंगठित। किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो असंगठित जहाँ जिसका कि कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, जैसे टाइम नहीं उसका फिक्स होता है, वेतन कितना आएगा उसका भी फिक्स नहीं है, छुट्टी कब मारना है इसका भी फिक्स नहीं है, तो ये उसे क्या कहेंगे हम, असंगठित।
यानी कि हमें जिस क्षेत्र से लाभ हो रहा है, ठीक है, अगर हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उसका टाइम टेबल सब चीज़ फिक्स है। इसके अंतर्गत ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी करना है तो ही हमें वहाँ पर जो है कि उसका टाइम टेबल फिक्स है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ले लीजिए तो उसका भी देखिए टाइम टेबल फिक्स होता है, और वहाँ पर भी हम जो है कि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल ले लीजिए, उसका भी देखिए एक टाइम टेबल फिक्स होता है। वहाँ पर भी वो बहुत सारे लोग काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे उद्योग, बड़ा बड़ा उद्योग हो गया, जैसे TCS हो गया, जैसे टाटा बिरला मनी जो होता है, ये सब का देखिए जहाँ पर ऑफिस चलता होगा उसका भी टाइम टेबल फिक्स होता है। वहाँ भी एक प्रकार का संगठित व्यवस्था ही है, उसका टाइम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होता है, छुट्टी का भी टाइम फिक्स होता है। लेकिन असंगठित में क्या होता है, इसका कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है। जैसे हम एक दुकान खोल लीजिए, मान लीजिए किराना का स्टोर खोल लिया, तो इसका बेसिकली कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हमारा मर्जी है, हम खोलेंगे, आज नहीं खोलेंगे, ठीक है, कल छुट्टी है, हम नहीं खोलेंगे। फिर मन हुआ कि चलो हम दोपहर में बंद कर देते हैं, शाम में आज मूड हुआ कि चलो कहीं पार्टी शार्टी करना है तो आज दुकान नहीं खोलेंगे। तो ये सब क्या है, इसका कोई टाइम टेबल फिक्स है नहीं है। तो इसीलिए क्या हो गया, असंगठित हो गया। तो उम्मीद करते हैं संगठित और असंगठित आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि स्वामित्व। अब संगठित और असंगठित अगर जानना होगा तो आप ये कंपेयर कीजिएगा, आपका पिताजी किस क्षेत्र में काम कर रहा है। जैसे अगर किस खेती कर रहा है तो वह जो एक संगठित है या असंगठित है, इस तरह से अपना कोई भी जो भी काम कर रहा है जिसका पिताजी, वो अपने आप में कल्पना कीजिए, सोचिए वह किस क्षेत्र से आ रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, वह संगठित है या असंगठित है। अगर आपका पिताजी खेती कर रहा है तो ये देखिए कि वो संगठित है या असंगठित है। तो खेती अगर कृषि कर रहा है तो वो बेसिकली असंगठित ही है, क्योंकि उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। अगर मान लीजिए गेहूं का जो है कि गेहूं का सीजन है, जो है कि गेहूं आपको पटाना है या नहीं पटाना है, उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए कि अगर रात को बारिश हो गया, बहुत जोर बारिश हो गया, और जो है कि तो रात में ही आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, पानी उससे निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, गेहूँ जो है आपका ख़राब हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसीलिए जो है कि उसका कोई टाइम टेबल नहीं। दिन में तो किसान लोग जेबे करते हैं। देखिए रात में अगर धान का सीजन में अगर बारिश हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, किसान लोग जल्दी से जाएगा, नहीं तो क्या होगा, अड्डा में देख रहा है कहीं पर बिल तो नहीं हो गया, पानी जो है सारा पास हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या करेगा कि रात में ही किसान लोग चल जाएगा और देखेगा कहीं पर अड्डा अगर कट गया है तो उसको बंद करेगा, नहीं तो हमारा खेत का जो है पानी किसी और खेत में पानी चल जाएगा। तो ये क्या हुआ, संगठित है या असंगठित है। इसलिए इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ, असंगठित हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि हमें जिस भी क्षेत्र से लाभ हो रहा है उसका स्वामित्व यानी मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है। ठीक है, तो ओनर हम समझते हैं, यहाँ पर जगह नहीं, इसको हम नीचे लेकर के आ जाते हैं हमको। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्वामित्व यानी कि ओनर कौन है। तो अब हम देखते हैं स्वामित्व में भी जो है दरअसल ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, स्वामित्व यानी ओनर जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है इसको हम समझते हैं। तो 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। पहला होता है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक सार्वजनिक। दूसरा जो होता है हमारा होता है निजी होता है। ठीक है, निजी, जिसे प्राइवेट लिमिटेड भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है वह संयुक्त क्षेत्र होता है। क्या होता है, संयुक्त। तो संयुक्त क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि संयुक्त क्षेत्र में होता है कि जैसे पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है और पार्टनरशिप भी है। इसमें सरकार भी इन्वॉल्व, इसे हम PPP मॉडल के भी नाम से जानते हैं। पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया और पार्टनरशिप, यानी PPP मॉडल को भी मॉडल हम इसे कहते हैं। इसमें एक MOU होता है। क्या होता है, MOU। वो बेसिकली जो है छोटा होता है, MOU, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के भी नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये क्या होता है, तो दरअसल एक प्रकार का यह जो है कि दस्तावेज होता है या एक प्रकार का लेटर होता है। इसको समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे नियम कानून कायदे जो है लिखे होते हैं। क्योंकि देखिए कोई बिजनेस अगर पार्टनरशिप में कीजिएगा तो उसमें अगर आपको जो है कि एक डिसीजन पेपर नहीं बनाइएगा तो किसको कितना फ़ायदा हुआ, कौन क्या काम करेगा नहीं करेगा। उद्योग मान लिया जाए काम कर रहा है, जैसे अभी फ़िलहाल में ही ले लीजिए कि जैसे टाटा और अम्बानी दोनों मिक्स हो जो है कि कोई मिल करके एक संस्था खोले हुए हैं। ठीक है, और जब संस्था खोल रहे हैं तो उसमें जो है कि उसमें एक क्या होगा, MOU साइन होगा, जिसमें कि कौन कितना कर्मचारी देगा, कितना इन्वेस्ट किया, वो सारा जो है कि चीज़ उसमें लिखा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, MOU। उसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र उस क्षेत्र को हम कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को कहते हैं। एक एक करके समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है बिल्कुल पूर्ण रूपेण जो है सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और दूसरा जो निजी होता है, तो निजी क्षेत्र में जो है कि दूसरा जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र में कम से कम यानी पार्टनरशिप में निजी होता है। तो निजी भी जो है कि अकेला अगर कर पाया तो ठीक है, अगर अपना से नहीं हो पाया तो कम से कम 2 आदमी का पार्टनरशिप होगा।
और 2 आदमी का पार्टनरशिप होगा और मैक्सिमम जो है 50 व्यक्ति का पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है। तो यह जो है इसे भी हम क्या कहेंगे, निजी क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, PVT, प्राइवेट लिमिटेड के भी नाम से जानते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड जो होता है उसमें क्या होगा, कम से कम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम 50 व्यक्ति का पार्टनरशिप हो सकता है। और इसमें जो है कि क्या हुआ कि 2 व्यक्ति और 50 व्यक्ति, इसमें भी एक प्रकार का जो है MOU साइन होता है। क्या होता है, MOU, ठीक है, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। कि अगर मान लीजिए 50 आदमी है, 100 आदमी है, तो कौन कितना इन्वेस्ट किया, कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, लाभ जब लाभ होगा तो कौन कितना प्रतिशत लेकर के जाएगा, तो ये सारा चीज़ कहाँ पर लिखा हुआ है, MOU में, ठीक है। और यह MOU कहाँ पर साइन होता है, निजी क्षेत्र में। और तीसरा होता है यानी कि तीसरा होता है जिसे हम संयुक्त क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है संयुक्त क्षेत्र। इसमें जो है PPP यानी P हो गया पार्टनरशिप, P हो गया पब्लिक, जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। पब्लिक भी निवेश कर सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, और पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया और पार्टनरशिप। PPP का मतलब हो गया पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप। इसमें भी एक प्रकार का MOU साइन होता है, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से, अगर संयुक्त क्षेत्र को आप दूसरी भाषा में देखा जाए तो इसे ज्वाइंट वेंजन भी कहते हैं, ज्वाइंट JV के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। PPP को जो मॉडल पे जो आधारित होता है बिजनेस, उसे हम ज्वाइंट वेंजन के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद है हमारा जैसे मान लीजिए, इसे अगर एक एग्जांपल के माध्यम से अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि भारत और रशिया मिल करके ब्रह्मोस मिसाइल का काम स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें जो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो है कि फिलीपींस को जो है कि एक फिलीपींस के साथ जो है कि डील किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। तो अब इसमें जो है कि लाभ होगा तो क्या होगा, कितना कौन लेकर के जाएगा, तो ये सारा चीज़ कहाँ पर लिखा होगा, MOU में, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसमें सारा MOU में लिखल होगा कि रूस का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी होगा और भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी, दोनों मिल करके ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। तो इसमें जो है कि 49% रशिया का हिस्सा है और 51% जो है ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। और अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल जो बेचा गया है फिलीपींस को, इसमें जो भी लाभ हुआ तो यानी 49% कौन लेकर जाएगा, रशिया चल जाएगा, और जितना भी शेष बचेगा यानी 51% हुआ कौन लेकर के चल जाएगा, भारत लेकर के चल जाएगा। तो ये सब चीज़ जो लेकर के जाएगा, जितना लाभ हुआ, कौन कितना कर्मचारी लगा रहा है, किसका इंजीनियर कितना जो है कि रशिया का इंजीनियर होगा, यहाँ का वर्कर होगा, तो ये सारा चीज़ जो है MOU में ऑलरेडी फिक्स होगा। तभी तो ये जो है कि 49% रशिया लेके गया और 51% भारत लेकर के गया। तो ये सब चीज़ इसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंजन, या फिर जो है कि संयुक्त, क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर देखना चाहें तो इसमें और एग्जांपल अगर लेना चाहें, एक और एग्जांपल तो ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक सड़क का निर्माण करना है, सपोज दैट, मान लीजिए सड़क का निर्माण कर, बिहार में जो है कि एक भी ग्रीन फील्ड का एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, ग्रीन फील्ड का जो है एक्सप्रेस वे बिल्कुल नहीं है। अगर मान लिया जाए आपको बक्सर यानी उत्तर प्रदेश उधर और वहाँ पर बक्सर, जैसे बक्सर पार कीजिए, गंगा नदी पार कीजिए तो वह उत्तर प्रदेश चल जाता है, ठीक है। तो बक्सर से मान लिया जाए भागलपुर आपको रोड का निर्माण करना है, ठीक है। भागलपुर मान लिया जाए बक्सर से भागलपुर आपको जो है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है, एक्सप्रेसवे, ठीक है। वो भी ग्रीन फील्ड यानी 3 ठो जाने वाला ऐसा रोड होना चाहिए, जबकि तीन जो है कि जाने वाला होना चाहिए, 3 ठो आने वाला होना चाहिए, ठीक है। 6 लेन का, इसे हम 6 लेन का कहते हैं, 3 ठो जाने वाला, 3 ठो आने वाला। भागलपुर से बक्सर अगर अभी आप वहाँ से ट्रेवल कीजिएगा तो कम से कम आपको जो है ना, कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। इतना रोड में कंजेस्टेड एरिया है, इतना जाम लगेगा कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप सोच सकते हैं अगर बक्सर से भागलपुर अगर आप आइएगा तो मात्र 4 घंटे का रास्ता है, ठीक है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में मिनिमम जो है 120 किलोमीटर के रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि और अगर वहाँ से ऐसे आप आइएगा तो 30, 40, 20 की रफ्तार से आप आइएगा तो लगभग कितना हो जाएगा आपका, ये 10 से 12 घंटे का समय लगा। इसमें क्या हुआ, आपका टाइम भी गया, समय भी गया, टाइम भी गया, पैसा भी गया, और क्या हुआ, सबसे मेन होता है कि आपका टाइम चला जाएगा। अगर वही आपका ग्रीन फील्ड का एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड उसे कहते हैं जबकि एक नई ज़मीन, मतलब कहीं आउट एरिया से नई ज़मीन को ले करके वहाँ पर जो है कि रोड का, सड़क का निर्माण करना, ठीक है, ना कि पुरानी सड़कों को चोरी करना। तो यहाँ पर बिहार सरकार में क्या होता है कि
जितना भी देख सकते हैं रोड जो होता है वह क्या होता है कि पुरानी सड़कों को ही चौड़ा करता है। इन्हें कि आउट एरिया से नया सड़क का निर्माण करें, वहाँ पर अगर आउट एरिया से सड़क का निर्माण करते हैं तो क्या होगा कि जहाँ पर ज़मीन का वैल्यू नहीं है वहाँ पर ज़मीन का वैल्यू हो जाएगा, प्लस में वहाँ पर रोजगार का विकास हो जाएगा, बहुत सारे लोग बस जाएंगे। तो ये चीज़ जो है कि सरकार को सोचनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको जो है बिहार में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मान लिया जाए कि सपोज दैट, छोड़िए बिहार सरकार क्या करता है उससे हमको मतलब नहीं, हम एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए रोड बनाना है, ठीक है, तो रोड अगर बनाना है तो इसमें कैसे बनेगा, कोई निजी व्यक्ति नहीं बना सकता है, ठीक है, पब्लिक, तो इसमें पब्लिक को इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, और कुछ निजी व्यक्ति को कुछ जो है प्राइवेट, यानी ये दोनों का क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप भी करना पड़ेगा, यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, क्योंकि सड़क तो आप अकेले बना नहीं सकते। अब देखिए पब्लिक यानी कि पब्लिक सेक्टर दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र को कहते हैं। अब देखिए ज़मीन अगर ग्रीन फील्ड का एक्सप्रेसवे बनाना है बक्सर से भागलपुर के बीच में, तो आप पुरानी सड़कों को चौड़ा नहीं कर सकते। एक नया ज़मीन यानी आउटसाइड में जहाँ पर विकास नहीं हुआ है उस जगह से आप रोड का निर्माण करेंगे, सड़क का निर्माण करेंगे, ठीक है। वहाँ से ज़मीन खरीदना आप किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिएगा तो वो ज़मीन नहीं खरीद पाएगा, ये आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए राज्य सरकार ही उसको खरीद करके देगा। मान लिया जाए राज्य सरकार जो है इन्वेस्ट किया, ठीक है, मान लिया जाए गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सरकार जो है 30% इन्वेस्ट किया, समझिएगा। और कहीं पर देखिए जब सड़क बनाइएगा तो कहीं पर आपको पुल का भी निर्माण बनाना पड़ेगा। हर जगह तो एक जगह एक जैसा, कहीं गड्ढा हो गया तो वहाँ पर सड़क, ब्रिज, या गंगा मिल गया, नदी मिल गया तो वहाँ पर आपको ब्रिज का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, आप एसीसी वाले को ले लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे सीमेंट का प्रयोग का होगा, ठीक है। तो वो सीमेंट एसीसी वाला मान लीजिए 30% इन्वेस्ट कर दिया, बच गया। छाड़ गिट्टी सीमेंट का तो कहीं ना कहीं दरकार पड़ेगा ही, जब ब्रिज बनेगा तो छाड़ गिट्टी सीमेंट का प्रयोग पड़ेगा ही। तो मान लीजिए टाटा को आप इन्वेस्ट कर लीजिए, टाटा को भी आप बुला लीजिए, टाटा मान लीजिए 40% इन्वेस्ट किया, ठीक है, हो गया 100%, 30, 60, 40 हो गया। तो गवर्नमेंट जो है क्या करेगा, 30% में क्या करेगा कि 30% में मान लिया जाए कि आपको मतलब बक्सर से भागलपुर तक का जो है कि ज़मीन जो है कि ला करके, यानी कि पब्लिक से ले करके इन दोनों को सौंप दिया, ठीक है। अब जो है अगर चाहेगी कि हम सरकार बनाएगी ये सड़क, तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं बनेगा, एक तरफ से बनेगा एक तरफ से ख़त्म होता जाएगा। आप देख रहे हैं कि सुल्तानगंज में हाल फिलहाल में ही जो है कि ये ब्रिज टूट करके गिरा हुआ था 1800 करोड़ का, और ये पब्लिक का पैसा था, और सोच रहे हैं कि ये नुकसान हो गया। और लोग अभी, बिहार का लोग अभी तक उतना शिक्षित नहीं हो पाया, बोलता है कि सरकार का पैसा गया। अरे सरकार का पैसा नहीं, वो हमारा पैसा था। आप नमक, तेल, साबुन जो भी खरीदते हैं ना, उसका जो है कि टैक्स सरकार को जाता है, तब वो सरकार के पास जाता है। अब आपके घर में नाला बनता है, नाला में सीमेंट नहीं डालता है सही से, पानी आता है ना, तो उसके साथ सारा नाला भी बह जाता है, तो बोलता है सरकार का पैसा गया। अरे उसको कौन समझाए कि उसमें सारा पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। तो खैर वो सब छोड़िए। तो हमारा यहाँ टॉपिक है कि इसलिए सरकार कोई भी जो है कि अच्छे कामों को नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ समझिए अगर बर्बाद करना है तो सरकार के हाथ में सौंप दीजिए, वो कन्फर्म बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए से आप सरकार को जो है कि सिर्फ ज़मीन प्रोवाइड करवा दें इन दोनों को। अब ये दोनों ठेका ले लेके कैसे बनाना है, नहीं बनाना है इस एक्सप्रेसवे, ये देख लेगा, ठीक है। और अब जो है मान लिया 30% एसीसी वाले सीमेंट वाला जो इन्वेस्ट किया वो और जो है कि 40% टाटा, ये दोनों मिल करके आराम से बनाएगा। अब बक्सर से भागलपुर लगभग, अब देखिए ये आराम से तीनों इन्वेस्ट किया है, और बक्सर से भागलपुर अगर ले लीजिएगा तो लगभग 300-350 प्लस, यानी 360 से लगभग 400 किलोमीटर आप ले लीजिए, ठीक है। इतना दूरी जो है अगर आप नॉर्मल सड़क से दूरी तय कीजिएगा तो 10 से 12 घंटे समय लगेगा, लेकिन ग्रीन फील्ड का एक्सप्रेसवे रहेगा ना, तो ये मात्र 3-3.5 घंटा में आराम से दूरी कर ले, क्योंकि उस एक्सप्रेसवे का मिनिमम स्पीड जो है ना वो आपका 100-120 होता है, ठीक है। 100-120 कम से कम इसमें किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकते हैं, तो इसीलिए उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, और जल्दी से दूरी तय हो जाएगा। अब बताइए कोई भी वीआईपी अगर जाना चाहेगा तो कौन, ये साधारण रोड से जाना चाहेगा या ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से? अगर इस रोड से जाएगा क्योंकि उसका टाइम बच रहा है। अब अगर इसका टाइम बच रहा है तो आप ज़रा सोचिए, अभी 300 से 400 किलोमीटर का दूरी है, मान लीजिए 50-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल टैक्स लगा दे, समझिए बात को। मान लिया जाए 50-50 किलोमीटर के जगह पर टोल टैक्स लगा देगा, और तो 350 मान लीजिए दूरी पर है, तो 50-50 किलोमीटर पे लगा दिया तो 7 जगह टोल टैक्स लगा दिए, ठीक है, 7 जगह टोल टैक्स लगा दिए। और प्रत्येक गाड़ी जो है से आप टैक्स वसूलना स्टार्ट कीजिए। अगर जो छोटा गाड़ी होता है उससे कम लिया जाता है, जो बड़ा गाड़ी होता है उससे ज़्यादा लिया जाता है, ट्रक होता है तो उससे और अधिक लिया जाता है। तो मिनिमम जो है ना सबको एवरेज में मिला करके अगर ले लीजिए तो मान लिया जाएगा 100 रुपये का कलेक्शन हो रहा है एवरेज में, क्योंकि किसी जो वो हैवी गाड़ी होता है तो उससे 500-600 का कलेक्शन किया जाता है, किसी 50 रुपये भी लिया जाता है, तो इसको एवरेज हम कम से कम मान रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये का।
और दिन भर में समझिए बक्सर से भागलपुर अगर मेन रोड बन जाएगा, मैं एक ग्रीन फील्ड का एक्सप्रेस वे, कम से कम दिन भर में 10,000 गाड़ी पास करेगा। और 10,000 गाड़ी है, 10,000 गाड़ी समझिए, ठीक है, 10,000 गाड़ी, और 10,000 गाड़ी से कितना 100 रुपया ले रहा है प्रत्येक गाड़ी से। कितना जगह है, 7 जगह टोल टैक्स लगा करके रखा है, तो 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख रुपया जो है एक दिन में कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक दिन में। आप सोच लीजिए 7 लाख एक दिन में कलेक्शन हो रहा है। ये तो हम मिनिमम बताए हैं, लेकिन मिनिमम 100 रुपया जो है मिनिमम बताए हैं, ये कम से कम जो है ना मिनिमम 300 होना चाहिए, ठीक है, 300 होना चाहिए, कम से कम 300 होना चाहिए। और अगर इसको आप 3 से गुना कर देते हैं तो 7 कितना हो जाएगा, 21, 21 तो हो जाएगा आपका 2 करोड़ 10 लाख रुपया। आप सोच सकते हैं कि एक दिन में जो है 2 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर ये महीना दिन चल गया तो 30 दिन से गुना कर दिए, यानी कितना हो जाएगा, 21 या 63, ठीक है, महीना दिन में यानी 63 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है महीना दिन में। आप जरा ये सोचिए कि अगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बना दिया जाए तो क्या भारत सरकार को इनकम नहीं, बिहार सरकार को इनकम नहीं होगा। लेकिन यह चीज़ बिहार सरकार बकलोल है, ये है, ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं करेगा। अब सोचेगा कि हम इतना इनकम हो रहा है कि हम 30% लेके जाएंगे, तो 30% भाई साहब आप लगेबो तो किए हैं 30%, आप सिर्फ जमीन दिए हैं, ठीक है, बाकी 30% KCC वाला लेके किए लगाया है, 30% इसको भी तो चाहिए, 40% टाटा लगाया तो 40% टाटा लेके जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ जो है बिहार सरकार, खास करके बिहार सरकार को तो ज़रूर ही सोचना चाहिए इसके बारे में। खैर हमारा ये समझाना काम था, हम समझा दिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये और इसमें और एक सेक्टर होता है, अगर उसमें आप समझना चाहें तो चौथा सेक्टर जो होता है, जैसे हम बता दिए, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट होता है, और एक होता है क्या बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। और दूसरा जो होता है, चौथा प्रकार का जो होता है, एक होता है कारपोरेट सेक्टर, ठीक है, कारपोरेट सेक्टर जिसे हम सरकारी क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। सहकारी क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे हम कारपोरेट सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। कारपोरेटिव सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक प्रकार का MOU होता है। इसमें क्या होता है कि उसे सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। यह जो है कि छोटा मोटा उद्योग होता है, और बल्कि इसे छोटे छोटे उद्योग खोलने में सरकार जो है सहयोग करती है। सरकार इसमें पूर्ण रूप में इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि छोटा छोटा जो उद्योग होता है उसे सरकार क्या करती है, लोन प्रोवाइड करवाती है, जगह प्रोवाइड करती है, अच्छे किस्म के बीज प्रोवाइड करवाती है, अच्छे नस्ल की गाय प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कारपोरेटिव सेक्टर के नाम से। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझ लीजिए, डेयरी होता है, डेयरी उत्पादन, डेयरी में जो उत्पादन होता है दूध का, यह क्या होता है कि यह बेसिकली देख लीजिए कि क्या ये कारपोरेट सेक्टर का जो है कि फील्ड है। इसमें सरकार ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। ये क्या किया कि अपना थोड़ा सा जो है कि लोन प्रोवाइड करवा दिया छोटे मोटे कंपनी को, और वह क्या किया, वहाँ पर एक संस्था खोल लिया। उस संस्था में क्या हुआ कि पब्लिक लोग को उस संस्था में वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक या फिर रिसर्चर लोग क्या किए कि वहाँ पर अच्छी नस्ल की गाय प्रोवाइड करवा दिए। और वहाँ पर अच्छी नस्ल की जब जो है कि जानवरों का खाना वाना, जैसे हो गया कि कपेला हो गया, क्या खिलाना है, क्या टाइम पे उसको कौन सा सुई चाहिए, कौन सा जोक, किस टाइम पे जोक का दवाई चाहिए, कितना कैल्शियम देना चाहिए, कितना, तो ये सब चीज़ सारा जो है वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के दौरान जब पब्लिक लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो गांव में जाकर के अपना व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे, कृषि के साथ साथ पशुपालन करेंगे। पशुपालन के दौरान जो दूध का उत्पादन होगा वहाँ जाकर के संस्था में जमा करेंगे। अब डायरेक्ट देखिए वहाँ पर जमा करेगा, और मान लीजिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, और अगर उत्पादन होता है तो सारा हम लोग नहीं खाते हैं, कहीं दूसरे देश में भी लेके जाया जाता है। तो जब दूसरे देश में लेके जाया जाएगा तो वहाँ पर पब्लिक नहीं लेके जा सकता है। उसमें क्या होगा, तो सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वहाँ से सरकार क्या करेगी, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने का काम करेगी। वहाँ से जो इनकम हुआ कुछ सरकार रख लीजिए, कुछ प्रतिशत संस्था को दे दे, बाकी जो है पब्लिक को तो फायदा हो ही जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है सरकार को, इसे क्या कहते हैं, कारपोरेट सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हो गया बीमा हो गया, जैसे LIC हो गया। इसमें क्या होता है, पब्लिक भी होता है और कुछ सरकार भी इन्वॉल्व होती है, जैसे LIC हो गया। तो ये सब क्या है आपका पब्लिक सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया,
तो ये सब चीज़ क्या हुआ, इस सब के बारे में थोड़ा सा जागरूक कर करके संस्था खोल देना चाहिए। अभी अगर देखा जाए कि अमूल कूल हो गया, अमूल जो दूध उत्पादन करती है, देखिए कारपोरेट सेक्टर का है लेकिन सबसे बड़ी कंपनी लगभग बन गई। डेयरी हो गया, सुधा डेयरी हो गया, देखिए बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है आज कारपोरेट सेक्टर में। तो यही है। अब हम जो है कि इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और 2 मिनट का क्लास लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तो समझ में आ गया। शर्त भी पढ़ लिए, संगठित या असंगठित। स्वामित्व में पढ़ लिए कि स्वामित्व में यानी इसका मालिक कौन है। तो मालिक जो है कि कौन हो सकता है, या तो पब्लिक हो सकता है सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, यानी वह तो 2 या 50 व्यक्तियों का समूह होगा। एमओयू में क्या होगा, 50 एमओयू यानी कि संयुक्त क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि सरकार भी इन्वॉल्व रहेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इन्वॉल्व होंगे और दोनों का पार्टनरशिप होगा। तो इसमें जो है कि 250 से भी अधिक हो सकता है, हज़ारों आदमी इसमें शामिल हो सकता है। जैसे शेयर ले लीजिए, रिलायंस का शेयर लेना है तो उसमें देखिए सिर्फ जो शेयर बिक्री होता है वो तो क्या किसी एक व्यक्ति के पास होता है, नहीं होता है। इंडिया में 130 करोड़ 144 करोड़ जनसंख्या, लगभग 42 करोड़ जनसंख्या है। तो क्या वो हो सकता है कि उसमें कम से कम कई लाखों करोड़ों आदमी के पास जो है शेयर होगा। तो वो क्या हुआ, वह संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। और कारपोरेट सेक्टर में आपको बताई दिए, जैसे हो गया डेयरी उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन, ये सब का जो है कि सोर्स सरकार को करना चाहिए। अगर मान लीजिए मछली पालन है करना है तो मछली पालन के लिए सरकार क्या करेगी, पब्लिक को लोन प्रोवाइड करवा देगी बैंक से, या कारपोरेट सेक्टर का बैंक गाँव बैठा देगी। वहाँ से किसानों को जो है कि सस्ते दामों पे लोन मिल जाएगा। वहाँ से जो है कि गड्ढे उड्ढे खान करके मछली पालन करने लगेंगे। लेकिन मछली का जो पालन करेंगे किसान लोग, तो क्या जो है कि जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, कितना टीडीएस होना चाहिए पानी का, और कितना क्या होना चाहिए, कब मछली को कौन सा खाना पसंद है नहीं है। तो ये सारा चीज़ ट्रेनिंग वो जो संस्था एक संस्था खोलते वहाँ पर जाकर के किसान लोग ट्रेनिंग ले लेंगे और आराम से मछली उत्पादन करेंगे। मछली उत्पादन करके आराम से फिर वो संस्था में पहुँचा देंगे। वो क्या करेगा, संस्था जो है कि संस्था के साथ सरकार तो इन्वॉल्व है ही थोड़ा बहुत। तो वहाँ क्या सरकार क्या करिए, एक राज्य से दूसरे राज्य और उससे भी अधिक है तो और दूसरा देश भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे सबको फायदा है। कारपोरेट सेक्टर में लगभग पब्लिक को भी फायदा हो जाता है, निजी क्षेत्र को भी और सरकार को भी फायदा हो जाता है, तीनों को फायदा हो जाता है। अब हम ये पढ़ लिए। अब देखते हैं उत्पादन के जो कारक होता है, यानी कि अर्थशास्त्र में कोई भी चीज़ का क्या हुआ, ये सब जो जितना भी पढ़े तो सब चीज़ का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। उत्पादन जो है उत्पादन जो है कितने क्षेत्र से होता है, इसको हम देखते हैं। उत्पादन जो होता है यानी उत्पादन, जिसे हम प्रोडक्शन भी कहते हैं, प्रोडक्शन। तो दरअसल उत्पादन के 4 कारक होता है। पहला जो कारक होता है वह होता है पूंजी। ठीक है, कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पूंजी जिसे हम कैपिटल के भी नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ का उत्पादन के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा क्या चीज़ का 4 कारक कौन कौन सा है, पहला पूंजी हो गया, दूसरा पूंजी के साथ साथ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, भूमि की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम लैंड भी कहते हैं। तीसरा होगा उद्यमी। ठीक है, उद्यमी जिसे हम इंटरप्रेन्योर के भी नाम से जानते हैं, इंटरप्रेन्योर। ठीक है, उद्यमी का मतलब होता है मालिक हो गया, और मालिक के पास एक थोड़ा जो है कि रिसर्च करने के लिए रिसर्चर हो वहाँ पर कि जैसे मान लिया कहीं पर कोई भी चीज़ का अगर उत्पादन करना है तो उसके उद्यमी यानी कि कोई चीज़ को सोचने के लिए एक क्षमता होना चाहिए। अगर वो मालिक नहीं होगा, जब तक वो सोचेगा नहीं कि क्या करना है, मान लीजिए चिप्स का फैक्ट्री बैठाना है तो उसके लिए एक मालिक का जरूरत पड़ेगा, और कौन सा जो है कि वहाँ पर क्या क्या उसमें ज़रूरत है क्या नहीं है, कितने लोग की आवश्यकता है, कितने मजदूर की ज़रूरत है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है कि एक उसके लिए क्या होगा, एक मालिक होगा, तभी तो वो सोच समझ के निर्णय लेगा क्या करना है नहीं करना है। इसे उसे क्या कहेंगे, हम उद्यमी कहेंगे। ठीक है, और चौथा जो हमारा होता है श्रमिक होता है। ठीक है, श्रमिक जिसे हम लेबर भी कहते हैं, लेबर। तो उत्पादन का 4 कारक होता है। पहला पूंजी चाहिए, कोई भी चीज़ का अगर उत्पादन करना है, मान लीजिए अगर हम ही जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा पूंजी इन्वेस्ट है। अभी हमारे पास मोबाइल है, ये जिसे लिख रहे हैं ये पेन है, और ये माइक है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का पूंजी है। हम यहाँ पर कहीं पर भी बैठ करके वो बता रहे हैं, एक हमारा रूम है, तो इसके लिए जमीन जो है कि भूमि की तो आवश्यकता है। ऐसा तो थोड़ी है कि हम आसमान में बैठ करके बता रहे हैं, नहीं ना, थोड़ा भी अगर ऑफिस छोटा मोटा भी ऑफिस है तो उसके लिए एक प्रकार का भूमि की आवश्यकता है। ठीक है, उद्यमी हम खुद इसमें उद्यमी हो गए, हम खुद जो है कि खुद तैयारी करते हैं,
खुद मेहनत करते हैं, खुद सोचते हैं, खुद विचारते हैं और निर्णय लेते हैं, और इसमें इसका मालिक भी हम ही हैं। तो ये क्या हो गया, इसको हम एक प्रकार का उद्यमी हो गया। और श्रमिक, इसमें कुछ श्रमिक यानी कि अभी तो फिलहाल हमारे पास श्रमिक नहीं है, लेकिन श्रमिक अगर हमारा ये मान लीजिए सपोज दैट चैनल अगर विकास कर जाता है और तो हम क्या करेंगे, कुछ अगर हमसे काम नहीं पूरा हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, श्रमिक यानी लेबर को रखेंगे। तो ये चीज़ जो है उत्पादन का 4 कारक हो गया। ठीक है, ये 4 कारक हो गया। अब हम देखते हैं कि तो उत्पादन का 4 कारक कौन कौन सा है। पूंजी होना चाहिए आपके पास, उसके बाद एक भूमि भी होना चाहिए, उद्यमी यानी मालिक होना चाहिए, और श्रमिक होना चाहिए, कुछ लेबर का दरकार पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इन चारों पर, ठीक है, इन चारों पर अगर किसी सरकार का अधिकार होता है, ठीक है, श्रमिक, भूमि, उद्यमी और पूंजी पर, ये चारों पर अगर सरकार का नियंत्रण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सरकार का अधिकार होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर इन चारों पर सरकार का अधिकार है तो उसे हम क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर इन्हीं चारों पर, ठीक है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, निजी, कि इन चारों चीज़ों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। लेकिन यही अगर इन चारों पर सरकार का भी अधिकार है, कुछ निजी व्यक्तियों का भी अधिकार है और कुछ पब्लिक सेक्टर का, यानी और इन चारों पर किसी सरकार और प्लस में निजी कंपनियों, ठीक है, निजी कंपनियों दोनों का अधिकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन सा है, पूंजी है, भूमि है, उद्यमी और श्रमिक। ये 4 चीज़ होना चाहिए कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए। और इन चारों चीज़ों पर अगर सरकार का अधिकार है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था दरअसल गरीब आदमियों के लिए सही होता है, ठीक है, गरीबों के लिए। लेकिन वही अगर बोलेगा इन चारों चीज़ों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है तो वह क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए उपयोगी होता है, गरीब उसमें सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्हीं 4 चीज़ों पर सरकार का और किसी निजी कंपनी दोनों का अधिकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत एक जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। कभी कदार एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत जो है किस प्रकार के क्षेत्र में आते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो वह जो है भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। भारत में पूंजीपति भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, ठीक है, अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है और दोनों का मिक्सअप भी है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास इकोनॉमिक्स का आपको अच्छा समझ में आएगा और मज़ा आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों से के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई भी ऐसा जो है कि लड़का जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि अगला आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जाते जाते हम एक क्वेश्चन आपको करके जाते हैं। आपको ये बताना है कि अर्थव्यवस्था में अगर बड़ा विकास देखने को मिलता है तो हम उसे किस शब्द से संबोधित करेंगे, ठीक है। आज का आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। और साथ साथ में ये भी बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य से करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें।